सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। और ममता जी, एक चीज मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, श्रोताओं को भी बताना चाहती हूँ। आज ममता जी इतनी प्यारी दिख रही है ना, मतलब जितना आप सादा सिंपल रहती है ना, उतना आप बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि सादगी में ही खुशी है, सादगी में ही सुंदरता है जी। और जितना सादा रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और सादगी देखने में ही नहीं, सादगी अगर आचार व्यवहार में भी हो तो वो भी अच्छा लगता है। हम अक्सर कहते हैं कि जो बिना लाग लपेट के बिल्कुल विनम्रता से, सहजता से बात करते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, मोहित कर लेते हैं। और जो लोग बनावटी बोलते हैं, कृत्रिमता से बात करते हैं, कृत्रिम शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बहुत बनावटी तरीके से उतार चढ़ाव के साथ बोलते हैं, वो मेरे ख्याल से उतना वो पता लग जाता है सामने वालों की आप बन के बोल रहे हो। और सखी सहेली कार्यक्रम की तो खासियत ही सहजता है जी। सहजता और सरलता, हमें लगता है कि हमारी सखियां और हमारे सखा इस वजह से भी बहुत ज्यादा इसके करीब हैं, जुड़े हुए हैं। और आज हम इस विषय पे बात भी करने वाले हैं, सादगी में ही सच्चा सुख है। और AI टूल से बढ़ाएं स्किल। और क्या विषय है? और सखी विशेष होगा हमारा जी, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे यानुंग जमोह लेगो जी की। और हमारा सबसे फेवरेट जो सेगमेंट रहता है व्यंजन, तरह तरह के व्यंजन की विधियां बताना। बिल्कुल, खाने के बिना तो काम चलता नहीं है। अगर खाना स्वादिष्ट हो तो फिर जाहिर है कि मन भी अच्छा रहता है, मन को बनाने में भी मजा आता है, उतना बताने में भी अच्छा लगता है, खिलाने में भी जी। तो व्यंजन की बातें तो होंगी। अब देखिए ना, हमारी एक श्रोता ने टिप्पणी भेज भी दी है, क्योंकि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारा विषय आ जाता है, तो लिख भी दिया है, सादगी क्या है, इसका समुचित रूप से उत्तर देना बड़ा कठिन है। सौंदर्य में अगर हम सादगी को खोजें तो ये एक मानसिक अनुभूति है जिसे हम किसी विशेष परिस्थिति में अनुभव करते हैं। और अगर जीवन की सादगी की तरफ रुख मोड़ें तो जीवन की सच्ची सादगी है होठों पर सच, आंखों में दया और चेहरे पर मुस्कान और हर किसी के लिए दिल में प्रेम। ये गुण अगर किसी में है तो निस्संदेह वो जीवन बहुत खूबसूरत होता है। सादगी बड़ी सात्विक चीज है, यही एक इंसान के अंतर मन की असली पहचान है। बड़ी पते की बात इन्होंने लिखी है कि सचमुच सादगी के साथ साथ अगर प्रेम है तो ऐसे लगता है कि आप मुकम्मल व्यक्ति, वो बिल्कुल सहजता लगती है उसके अंदर। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सादगी दिखने में तो एक साधारण सा शब्द है और सुख की अनुभूति भी विचारणीय है। सादगी पसंद लोगों को अच्छा माना जाता है, किंतु सुख हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं है, क्योंकि आज सुख है तो कल दुख आएगा ही, या आज दुख है तो कल सुख आ सकता है। हमें अपनी इन द्वंद्वों से हटकर रहना है, एकदम निर्द्वंद होकर, क्योंकि ये हमें आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी ढकेल सकते हैं। इनसे हम सीख ले सकते हैं और जीवन तो सीख लेने भर का ही नाम है। अरे जीवन तो अपने आनंद में रहने का नाम है। इस आनंद के दो विश्लेषणों सत और चित्त को समझते हुए उस आनंद में रहने वाले ही सादगी वाले कहे जा सकते हैं। और मतलब उनको ये श्री राम इसके उन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, और वहीं हम सभी इसके आदर्श, हमारे लिए सब आदर्श भी हैं। अब सादगी को लेकर जावेद अनवर ने अपने इस गाने में क्या कहा है वो भी हम सुन लेते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म शबनम और संगीत है उषा खन्ना का। तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, जान बहार जान चमन, जान बहार जान चमन है, तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। चाल में शोखियां या नशीली बिजलियां, चाल में शोखियां या नशीली बिजलियां,
खामोशी अल्लमा अल्लमा, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, जाने बहार जाने चमन है, तौबा शिकन तौबा शिकन तौबा शिकन। तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को, ये गया दिल मेरा अलविदा अलविदा, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन है, तौबा शिकन तौबा शिकन तौबा शिकन। सादगी जरूरी नहीं है कि हम बहुत ढेर सारे सुख सुविधाओं के साथ चलें तो ही हमारे जीवन में सच्चाई रहेगी, सहजता रहेगी। सहजता और सादगी के लिए बहुत जरूरी है कि ढेर सारे संसाधन हम मुहैया न करें। जी, और वैसे भी पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक इंसान की बात नहीं, अब तो पूरी दुनिया में सारे लोग ही समझने लगे हैं कि अगर आपने सिर्फ भौतिक सुविधाएं इकट्ठी कर ली हैं या बहुत सारा आपने पैसा इकट्ठा कर लिया है तो उससे आप जीवन की खुशियों को हासिल नहीं कर सकते, आपका मन का सुकून आप हासिल नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी अब देश और दुनिया में अगर हम इस चीज की बात करें, बात होती है कि जीडीपी की, कि जैसे कि लोगों के जीवन की सफलता का मानक या गुणवत्ता का मानक माना जाता है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना होकर के अब क्या हो गया है, GNH, यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इसको होना चाहिए, है ना, कि जितना ज्यादा किस देश में, कौन से कंट्री में, कौन से देश में लोग सुखी हैं या खुश हैं, उस चीज को मानना चाहिए। और वैसे भी भौतिक संसाधनों को अगर हम लेते हैं, अपने पास इकट्ठा करते हैं, तो उससे मिलने वाली जो उसके अनुभव से मिलने वाली छोटी छोटी खुशियां हैं, वो अपने मतलब भावनात्मक जो चीजें हमारी, उस चीज को नहीं उससे कंपेयर कर सकते हैं, इसको तुलना नहीं कर सकते। अगर हम अपने कम चीजें हैं लेकिन हम खुश हैं, बिल्कुल। आरती, अगर हम वर्तमान दौर की बात करें ना, तो सादा जीवन उच्च विचार को आदर्श मानकर जीवन जीने वाले लोगों की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है। ये बात हम अमूमन गांधी जी के लिए कहते हैं कि उनका जीवन बड़ा ही सादा था और विचार बड़े ऊंचे थे, लेकिन अब आजकल फिर से एक दौर आया है कि लोग बहुत ज्यादा अपने को बहुत ज्यादा चीजों से भरना नहीं चाहते हैं, खाली रहना चाहते हैं। और आज अगर देखें तो कई ऐसे देशों के बारे में जानकारी मिल जाएगी जहां कि उच्च वर्ग के या मध्यम वर्ग के लोग सभी अपनी प्राथमिकता सूची से अनावश्यक जो चीजें होती हैं उन्हें निकाल बाहर किया है। और जैसे हम यकीन करें अगर, तो न्यूनतम अप्रोच में यकीन करना चाहिए। बहुत ज्यादा भौतिक संसाधनों के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए या उनकी चाहत को लेकर के मानसिक तनाव भी नहीं पैदा करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम उन चीजों को मुहैया कराने में अपनी सारी एनर्जी झोंक देते हैं, सारा तनाव उसी में ले लेते हैं, तो बाकी हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव कर ही नहीं पाते हैं। और आर्थिक संपन्नता की बजाय मानसिक शांति बहुत ज्यादा जरूरी है और क्षणिक की बजाय हमें स्थायी सुख के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, और जितना ज्यादा हम चीजों से, बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने से दूर रहेंगे उतना ही हम तनाव से बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे मन में ये रह रहा है कि अगर कि ये चीज हमारे पास आ गई, अब हमें और चीजें भी चाहिए, फिर और चीजें, तो इच्छाएं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। एक वो घर छोटा पड़ जाता है सामान लाने के लिए, लेकिन फिर सोचते हैं कि अच्छा ये भी अब हमारे पास होना चाहिए, वो सामने वाले के पास है, तो ये चीजें वो कभी खत्म नहीं होती। इससे बेटर है, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा
थोड़ा सा संतुष्ट अब जो इंसान होने लगता है ना अपने अंदर में, वो खुश रहने लगता है, उससे सुकून रहता है अपने जीवन में। थोड़े में संतुष्ट होना बड़ा मुश्किल है। अब तो कुछ शोध हुए हैं, शोध के मुताबिक भी ये बात साबित हो चुकी है कि घर में अधिक वस्तुओं का संग्रह तनाव का सबसे बड़ा कारण है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति और EMI की सुविधा शुरू में तो लोगों को बहुत आकर्षित करती है, लेकिन इसके चंगुल में फंसने के बाद व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दब जाता है। इसीलिए लोग क्या कहेंगे, हमारे पास तो ये चीज नहीं है, ये होनी चाहिए, इस बात की परवाह करनी छोड़कर सीमित संसाधनों में ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और आप देखिए ना, घर जितना खाली खाली अच्छा लगता है, उतना भरा हुआ नहीं लगता है। सजावट की तमाम चीजें लाके भर देते हैं लाइन से, वो कई बार जब थोड़ी बहुत भी बिखर जाती है ना, तो देखकर घबराहट सी होती है। इसलिए बेहतर है कि घर को कम चीजों से भरे तो ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल। और वैसे भी सीमित संसाधनों में अगर हम संतुष्ट और खुश रहना है तो वो सबसे बड़ा उसका फायदा ये है कि व्यक्ति अपने ऊपर ढेर सारे पैसे कमाने का दबाव जो होता है ना, वो महसूस नहीं करता कि मुझे ये भी लेना है, अब उसका EMI चुकाना है या उसके पैसे खर्च करने, तो ये नहीं होता उसके साथ। उसको कोई बाध्यता नहीं होती कि उसको इतने पैसे कमाने की ये भी आ जाए उसके पास। और अपनी रुचि है या अपना अगर उसने कुछ सोचा हुआ है कि मुझे ये ही करना है, तो वो वही काम कर सकता है। उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नहीं मुझे तो अपने पैसे कमाने या मुझे बहुत चीजें लेनी है, तो इसके लिए मुझे वही जॉब करते रहना है। तो अपनी रुचि के अनुसार, अपने आदर्शों के अनुसार अपना काम भी चुन सकता है, अपना कर सकता है चीजें। और आरती, आपको पता होगा कि अपनी पसंद का काम करने के लिए लोगों के शरीर में जो सेरोटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ये उसके मन में स्थायी खुशी का भाव लाने वाला होता है। वो है हैप्पीनेस हार्मोन। इस लंबे समय तक प्रसन्नता और संतुष्टि का अनुभव बना रहता है। बचपन के दिन अगर याद करिए तो आप पाएंगे कि कैसा उन्मुक्त जीवन होता था, जहां पर लाभ हानि का बोध नहीं था, अपना पराया का बोध नहीं था, मान अभिमान, इन सब चिंताओं से बेखबर हमारा बचपन होता था, तो हम खिलखिलाते रहते थे। और आज तनाव भरे इस माहौल में मन को खुश रखने के लिए हम तरह तरह की तरकीब अपनाते हैं, मेडिटेशन की ओर जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की ओर जाते हैं, योगा, एक्सरसाइज, लेकिन तब भी सुकून नहीं मिलता है। तो इसलिए बेहतर है कि सादगी पूर्ण जीवन जिए और जितनी ज्यादा हम चीजें इकट्ठी करते हैं, वो कचरा भी पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। वो कचरा ही इकट्ठा होता रहता है, तो वो चीजें कम करके हम अगर इस हिसाब से रहना, तो हम पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मतलब आपका भी यही कहना है कि थोड़ा है और जरूरत थोड़े की है, लेकिन थोड़े में संतोष करें। संतोष रहिए इसमें।
हिमाचल से उड़ के घटा चली। सुन 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 कहाँ चली, कहाँ चली, मैं छूने जरा आसमां चली। बादल पे उड़ना होगा, थोड़ा है उड़ेगी, जरूरत है, हाँ जरूरत है। सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक अंतराल छोटा सा। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और ममता जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सादगी की, तो हम एक श्रोता का कमेंट ले लेते हैं। तो लिखते हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार, सादगी बहुत मन को भाती है। बस आपकी सोच अच्छी हो। फैशनेबल लोग अगर शिष्टाचार से नहीं रहें तो हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो सकारात्मक सोच और विनय रखते हैं वो सादगी में भी स्वागत योग्य हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात मैंने अपने लिए महसूस की है कि आप अपनी आवश्यकता जितनी कम रखेंगे उतना सुखी रहेंगे। आप जितना सीधा साधा जीवन यापन करेंगे उतना ही संतुष्ट रहेंगे। अगर आपके पास पैसा कम है फिर भी आपका जीवन उन पैसे वालों से, उन सभी सुख सुविधा वालों से ज्यादा अच्छा व्यतीत हो सकता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में सुकून है। भागम भाग की जिंदगी की ही दौड़ में आप शांति के वाहक बनकर आप रह सकते हैं। जी। और एक और है श्रोता जो लिखते हैं कि सादगी जीवन जीने वाले व्यक्ति सदैव सम्मान पाते हैं। सभी मन में बसते मतलब उनका कहना है कि गरीबी, अगर सादगी का मतलब गरीबी नहीं है। आप कितने भी धनवान हो लेकिन आप सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, आप उदाहरण बन जाते हैं लोगों के लिए। इस भौतिकतावादी युग में सादगी गुम हो गई है। ये एक सच्चाई है। जो सादगी जीवन जीने में मजा है वो किसी जीवन में नहीं है। मतलब सादा जीवन जीने में जो मजा आता है वो वैसे नहीं है। और मिलती जुलती बात हमारे श्रोता ने एक और लिखा है कि हर इंसान सुंदर और आकर्षक दिखना चाहता है, लेकिन दिखने में बनावटीपन है, प्रदर्शन है, अनुकरण है, जबकि वास्तविक सौंदर्य तो सादगी में है। संतुलित, शांत, आनंदमय और सार्थक जिंदगी के लिए सादगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां और भी है, जिसमें एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आप धनाढ्य वर्ग से हैं तो इस अवस्था में भी सादगी से रहते, सबसे प्रेम व्यवहार रखते जीवन जिया जा सकता है। और उदाहरण भी दिए हैं कुछ नाम लेकर कि जिनके जीवन में बहुत ज्यादा धन संपत्ति होती है तो वो कहीं न कहीं अशांत ही रहते हैं, तनावग्रस्त ही रहते हैं। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। जितना कम सामान हमारे पास रहेगा हम उतने खुशहाल रहेंगे। एक इसी तरह की बात जाने माने गीतकार और शायर नीरज ने भी कहा था। वो हमेशा अपने जब मंच पर जाते थे तो ये कहते थे कि जितना कम सामान लेके चलोगे उतना सुखी रहोगे, और अपने साथ एक बैग भी वो नहीं लेते थे, बहुत जरूरी चीजें ही लेकर जाते थे। इस तरह से कुछ उनका शेर भी है। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तो हैरान रहेगा। उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बहुत बड़ी बात कही है। गीतकार नीरज की ये पंक्तियां थी। तो अब क्या इरादा है आरती?
अब हम बात करेंगे एआई टूल्स की कि आज जिस तरह की तकनीकी जो चल रहा है वो आजकल मैं भी सीख रही हूँ। अच्छा। हाँ, खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। तो मैं सीख रही हूँ कि थोड़ा बहुत आ जाए ये चीज। तो पहले इसके मायने बताइए हमारे श्रोताओं को। एआई टूल है आज तकनीक, एक टेक्निकल चीज है। उसमें ऐसे टूल्स आते हैं जिसकी वजह, ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जिसको अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सरलता होती है। अगर आप उसको अपने आप को एक्सपर्ट कर लिया तो आप बहुत सारी जॉब वगैरह में भी आपके लिए सहायता मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, मतलब कृत्रिम बौद्धिकता जी, है ना। अब क्या कह रही थी आप? जी, और आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं या कुछ भी अपने को भी आपको अपडेट करना है या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आप घर में भी काम कर रहे हैं तो भी अगर उसका लेते हैं, हेल्प लेते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं चीजों को। अब एआई, 5G और क्लाउड सर्विसेज के इस दौर में डिजिटल स्किल को निखारने में एआई टूल्स अब दुनिया भर में बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से मददगार साबित हो रहे हैं। कई एआई टूल्स अब कम मेहनत, कम लागत में बेहतर सफलता की उम्मीद जगाते हैं, चाहे हम किसी बिजनेस में हो, स्कूल में हो या किसी अन्य सिस्टम का हिस्सा हो। एआई कार्यों के संपन्न होने की गति को बहुत गति देता है। यहाँ बात किसी फैंसी रोबोट की नहीं हो रही बल्कि ऐसे इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर की हो रही है जो आपके कामों को सुव्यवस्थित करता है और सुचारू रूप से करने में मदद करता है। और लेखन है, अनुवाद है, शोध, शेड्यूलिंग है, ऐसे कार्यों में ये टूल्स भरोसेमंद सहायक बन रहे हैं। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जो टूल्स हैं उसकी मदद से ईमेल लिखने, मीटिंग सारांश, प्रेजेंटेशन, तरह तरह के प्रोजेक्ट तैयार करने जैसे कार्य सहजता से कर लेते हैं तो निश्चित ही दूसरों की तुलना में अधिक कार्यकुशल भी आप साबित हो जाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण एआई टूल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी है जो कि राइटिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है। ये एआई टूल प्रश्नों का जवाब देने, किसी लेखन का सारांश, कोई ड्राफ्ट तैयार करने, राइटिंग प्रोजेक्ट में प्रूफ रीडिंग जैसे कामों में बहुत सहायक है, बहुत मददगार है। और अन्य जो उपयोगी टूल्स हैं उनमें गूगल बॉर्ड है जो गूगल के एडवांस जेमिनी प्रो एलएलएम के आ जाने से अब बॉर्ड चैटबॉट के जरिए ग्रामर की जांच भी कर सकता है। साथ ही इससे इमेज भी निःशुल्क तैयार की जा सकती है। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं अपने श्रोताओं को कि अब तो वो सुविधा भी हो गई जैसे कि कोई किताब पढ़ रहे हैं, मतलब हम पन्ना पढ़ रहे हैं और मान लीजिए हम किसी किताब की समीक्षा ही लिख रहे हैं, हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो हम क्या करते थे कि मान लीजिए कोई पैराग्राफ हमें लिखना है तो उसका उदाहरण हम टाइप करके देते थे कि फला फला पन्ने पर ये बात लिखी गई। लेकिन अब एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए बाकायदा आप उसका स्क्रीनशॉट जब लेते हैं, स्कैन करते हैं तो स्कैन करते ही वो वर्ड फाइल में आपके पास आ जाता है तो उसको आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये भी सुविधा है। और इसके अलावा चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी के माध्यम से हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोग अब चैट जीपीटी के जरिए कुछ जैसे बर्थडे पार्टी प्लान करना है या कुछ करना है तो इसका भी सहारा लेते हैं। हमने कई बच्चों को सुना है कि माएँ पूछ रही कि बताओ तुम्हारे बर्थडे पर क्या किया जाना चाहिए, तो कहते हैं कि एक मिनट समझ में नहीं आ रहा ना, हम चैट जीपीटी से पूछते हैं और वो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हाँ बर्थडे प्लान कैसे करें, तो वो बाकायदा मतलब एक वॉइस ऐप से वो बता देता है, तो बता देता है कि आप सुबह उठिए और पार्क में जाइए और सुबह किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ कीजिए, फिर दोस्तों को इकट्ठा करिए और खेलिए कूदिए, फिर शाम को केक काटिए, फिर डिनर कीजिए। एक चीज तो ये पूरा सिस्टमैटिकली सब। तो उसके कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं जहाँ पे आप गुलाम होते से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं, टीन एज के बच्चे हैं खासतौर से, वो कहीं इसके गुलाम ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए हमें। बिल्कुल। और यहाँ किसी भाषा में अगर ये भी चीज है इसमें कि आप किसी भाषा में बोलकर उसका अनुवाद कर सकते हैं और साथ ही नई भाषा सीखने में भी ये मददगार साबित हो सकता है। और एक और एआई टूल है एडोब पॉडकास्ट। इसके लिए यूजर को केवल ऑडियो फाइल को अपलोड करना होता है। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर साउंड क्वालिटी को बेहतर बना देगा और ये एआई टूल अनावश्यक आवाज को फिल्टर करके रिकॉर्डिंग साउंड को बेहतर बना देता है। तो अब हम एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद एआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को और देंगे।
सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। फसाने हैं, कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, जिंदगी आ रहा बदल जाएंगी तकदीरें, मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। शिकायत है मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ला 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 la 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 la। सखी सहेली कार्यक्रम में ये वक्त है अंतराल का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और गाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले आरती, हम क्या बातें कर रहे थे? एआई टूल्स के बारे में। तो थोड़ी जानकारी और दे दीजिए। जी, और इसके बारे में बता दूं कि एक और महत्वपूर्ण एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है, जो वो है ग्रामरली, जो कि प्रोफेशनल लेखक वर्तनी, व्याकरण या विराम चिन्ह जैसी चीजें होती हैं, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये किसी लेखन को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने में भी बहुत सहायक होता है। इसके अलावा एक अन्य एआई टूल है मिड जर्नी, जो इमेज तैयार करने के लिए सबसे बेहतर टूल माना जाता है। इसका V5.2 वर्जन जो है इसका, वो वास्तविक प्रतीत होने वाले फोटो तैयार कर सकता है। इनमें एनिमे मोड भी है, जो प्रोफाइल पिक्चर तैयार करने से लेकर गेम डेवलपमेंट तक अनेक कार्यों में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और इसी एआई टूल में एक महत्वपूर्ण टूल है नोशन एआई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नोट टेकिंग के लिए ड्राफ्ट, सारांश, प्रूफ रीडिंग और टोन एडजस्टमेंट जैसी खूबियों के साथ साथ इसमें नोट तैयार करने और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स मिलते हैं। और इसमें मीटिंग नोट्स से चेकलिस्ट या बुलेट पॉइंट बनाने की सुविधा भी है। इसमें सभी नोट्स को स्टोर कर सकते हैं आप। इससे नए आइडिया तैयार करने और उसे लागू करने में भी मदद मिलती है। जी, और हम इसको समझ सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर बिना कोड लिखे हुए सीधे इन नोट्स के जरिए पूरी एक वेबसाइट हम तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से नोशन एआई बहुत ही महत्वपूर्ण एआई टूल है। बिल्कुल। अब थोड़ी सी इसमें ये तो इससे हम बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं कि अनुवाद कर सकते हैं, नोटपैड तैयार कर सकते हैं अपने, मतलब मीटिंग में, यहाँ लिखने पढ़ने में, सब जगह इस तरह के ये काम आते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जहां अगर इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है तो फिर कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो हैं, जो जिन्हें मतलब इतनी ज्यादा समझ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल गलत करने लगते हैं। मान लीजिए टीचर ने आपको होमवर्क दिया है कि आपको एक कहानी लिख के लाना है, तो बच्चे क्या करते हैं कि एआई टूल्स में जाकर चैट जीपीटी से वो कहानी ढूंढ लेते हैं। और मान लीजिए एक ही विषय पर 5-6 बच्चों ने कहानी लिखी, तो 5-6 बच्चों की कहानियां एक जैसी हो गई। तो टीचर जब देखती है तो उसको पता चल जाता है कि ये तो कहीं चैट जीपीटी या एआई टूल्स के किसी माध्यम से ये लिख कर ले आए हैं। तो ये गलत है कि आपने कहानी देखी और पूरी की पूरी कहानी चिपका दी। हाँ, ये जरूर है कि आप एआई से आप आइडिया ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो आपके दिमाग में कोई कहानी का आइडिया आया है, तो एआई में जाकर वो कहानी आप बताइए कि आप कौन सी कहानी चाहते हैं। चाहे ये ऑडियो भी सुविधा है और आप टाइप करके भी पा सकते हैं। तो मान लीजिए वो कहानी एआई बता रही है, तो आप उस कहानी के माध्यम से अपने विचारों का प्रयोग कीजिए और एक नई कहानी बुनिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, क्योंकि जो चीजें बहुत ज्यादा आप जब उसका प्रयोग करने लगते हैं ना, तो उसकी नेगेटिव चीजें भी असर करने लगती हैं। और दूसरा और एक नकारात्मक पहलू है कि जैसे साइंसेस के बहुत सारे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो टीचर होमवर्क देती है और शॉर्टकट के मतलब किताब में पूरा का पूरा आपको चैप्टर अध्याय पढ़ना पड़ता है। तो बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए होमवर्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ से ढूंढ लेते हैं। ये तो बहुत होता है। ये जो शॉर्टकट तरीका है, ये भी गलत है। बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि आप उससे सुविधा लीजिए। मतलब कुछ गणित के सवाल हैं, समीकरण नहीं याद आ रहा है, तो आप पूछ लीजिए, लेकिन ये नहीं कि पूरे के पूरे अध्याय न पढ़ के आप चैट जीपीटी या एआई का सहारा लें। तो कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, तो हम बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि जो तकनीक है, तकनीक पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तकनीक हम पर हावी ना हो। बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आई हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वैज्ञानिक क्षेत्र को इस धारणा पर स्थापना की गई थी कि मानवीय बुद्धि को इतने सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है कि इसे नकल करने के लिए एक मशीन बनाई जा सकती है। ये मन की प्रकृति और मानव जैसी बुद्धि के साथ साथ कृत्रिम प्राणियों के निर्माण के नैतिकता के बारे में प्रश्न उठाता है, जो प्राचीन काल से कथाओं द्वारा खोजे गए हैं। जी, और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि एआई टूल का उपयोग टेक्स्ट, आर्टवर्क, संगीत और वीडियो बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन नवाचार करने की क्षमता केवल मनुष्य में ही होती है। यहाँ तक कि जब कोई एआई टूल कोई शानदार कलाकृति बनाता है, तो वो ऐसा तभी करता है जब कोई मनुष्य उसे संकेत देता है। अधिकांश बार उपयोगकर्ताओं को मूल विचार का सबसे करीबी प्रतिनिधित्व बनाने से पहले कई पुनरावृत्तियों से गुजरना पड़ता है। दूसरी ओर मनुष्य अपने मन में तुरंत एक दृष्टि बना सकता है। वास्तव में सभी महान विचारों की उत्पत्ति
प्रति मानव मन में होती है। बिल्कुल सही कहा है। तो अब इन श्रोताओं का शुक्रिया अदा करें और सुनवाते हैं एक गाना ये। शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो, सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। नजर चांदी बदन रेशम हंसी मुखड़ा चमन कंगाल है सारे हंसी, बस एक तुम्ही रखती हो धन लुटने का डर है, घबराई हो लुटने का डर है, घबराई हो सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। जब तक तुम्हें देखा नहीं ये दिल कभी धड़का नहीं, आए गए कितने सनम मैंने मगर पूजा नहीं, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। मिली वादा हुआ कुछ कह दिया कुछ सुन लिया, ठहरे कहाँ बेताब दिल कैसे मिले अपना पता, जुल्फों की बदली जब छाई हो, जुल्फों की बदली जब छाई हो सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से। ममता जी, जब आप स्टूडियो में एंट्री करी थी, आप अंदर आई, तभी आपने एक चीज बताई थी कि एआई के बारे में आप कुछ बता रही थी, जरा बताइए, श्रोता को पता चलना चाहिए। अच्छा, वो जो बात थी कि वो हालांकि एआई के नेगेटिव पहलू भी, हर अच्छी चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। वो ये था कि हम कहीं एक बार रास्ते में कहीं जा रहे थे और गाड़ी में रेडियो बज रहा था और कोई प्राइवेट चैनल था और उसमें ये सुनने को मिला हमें कि कोई एफएम चैनल था और ये सुनने को मिला कि अब अगला प्रोग्राम AIRJ
पेश करेंगे। तो मुझे तुरंत बड़ा धक्का सा लगा कि अरे AI RJ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मान लीजिए वो सब किसी वेबसाइट के जरिए कनेक्ट कर दिया जाएगा, आवाज आएगी, गाने के डिटेल्स बता सकते हैं, लेकिन वो जज्बात कहाँ से लाएंगे, वो भावना कहाँ से लाएंगे, वो लहजा कहाँ से आएगा और वो अदायगी कहाँ से आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे तो टीवी पे भी अब एक न्यूज रीडर बता रहे हैं कि इसमें जो समाचार पढ़ते हैं वो भी AI है। तो ये चीज हुई है। बिल्कुल सही कि हमारा यही कहना है कि जो हम जब बोलते हैं तो बहुत सारे भाव, प्रेम भाव, गुस्से का भाव और तरह तरह के भाव और आवाजों का उतार चढ़ाव जो होता है, तो तरह तरह से हम हर प्रोग्राम का एक जायका होता है, हर प्रोग्राम का एक जो टोन होता है वो कहाँ से आएगा। वो तो आपने फीड कर दिया, एक ही तरीके से एक ही शैली में जो भी RJ होगा वो बोलेगा ना। तो ये नकारात्मक पहलू भी है, इसीलिए कहा गया है ना कि तकनीक के गुलाम हमें नहीं होना, तकनीक का सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना है। और आज सखी विशेष का दिन है जी। तो ये जो मानसून का समय चल रहा है ना, इसमें चारों तरफ हरियाली देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। और साथ ही साथ ये कहना होगा कि मानसून की बारिश में भीगने का मजा भी बड़ा अलग होता है। और आप तो खूब भीगती हैं। जी बिल्कुल, बहुत मजा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो आपकी जो खिलखिलाहट है वो बता रही है कि भीगने में बहुत आनंद आता है। और कभी कभी ना चाहते हुए भी हम भीग जाते हैं और हम अक्सर ऐसा होता है कि बीमार भी पड़ जाते हैं और डॉक्टर की शरण में जाना पड़ता है, इंजेक्शन दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। कुछ प्राकृतिक पारंपरिक चीज़ों से इलाज भी हो सकता है। जब पारंपरिक चिकित्सा की बात हो रही हो तो एक नया जो नाम है इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो नाम है यानुंग जमोह लेगो जी। और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में या कह सकते हैं उपचार विधियों में अपनी विशेषज्ञता के लिए यानुंग जमोह लेगो को जाना जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के बारे में 1 लाख से भी अधिक लोगों को शिक्षित किया, उनको बताया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियोंग जिले की रहने वाली 58 वर्षीय यानुंग जमोह लेगो राज्य कृषि विभाग में उप निदेशक भी रह चुकी हैं। यानुंग जी का जन्म 9 जुलाई 1963 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के सिकाटोडे गांव में हुआ था। और उन्हें ये सीख अपनी माँ से मिली जो एक पारंपरिक चिकित्सक थी। उनके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने असम कृषि विद्यालय से कृषि में गहन शिक्षा प्राप्त की थी और अपनी शिक्षा के बाद से 1988 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में वे शामिल हुई और 2023 में अपनी सेवानिवृत्ति तक उन्होंने सेवा की। बिल्कुल। और यानुंग जमोह लेगो की असली पहचान हर्बल चिकित्सा में थी, जिसका उन्होंने अपने पिता के साथ गहन अभ्यास किया था। पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय जड़ी बूटियों पर आधारित उनके उपचारों ने न केवल इलाज किया है बल्कि कई बीमारियों को रोका भी है। यानुंग लेगो ने 2009 में स्वदेशी हर्बल विरासत की स्थापना की। ये संगठन औषधीय पौधों की खेती और ज्ञान को बढ़ावा देने में एक अग्रणी भूमिका निभाता है। और लेगो के प्रयास से तकरीबन 100,000 से अधिक व्यक्तियों को हर्बल चिकित्सा के लाभ के बारे में जानकारी मिली और उन्हें हर्बल चिकित्सा के बारे में शिक्षित किया गया। लेगो की असाधारण सेवा को कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें कि 2007 में उन्हें सृष्टि सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया और 2013 में परंपरा वैद्य रत्न पुरस्कार और 2019 में अरुणाचल प्रदेश राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जी। और यानुंग जमोह लेगो हर साल 5,000 से अधिक औषधीय पौधों को रोपती हैं और यानुंग जी के वित्तीय बाधाओं और व्यक्तिगत समस्याओं के बावजूद हर्बल चिकित्सा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान ने आदि जनजाति की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को पुनर्जीवित करने और अरुणाचल प्रदेश के समृद्ध औषधीय ज्ञान को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। और यानुंग जमोह लेगो ने स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए पूर्वी सियोंग जिले के घरों में हर्बल किचन गार्डन की स्थापना को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है, जिससे औषधीय पौधे अपने किचन गार्डन में ही आसानी से उपलब्ध हो सकें और लोग ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ उठा सकें। बिल्कुल सही जानकारी दी है आपने। और आदि जनजाति और पूरे अरुणाचल प्रदेश की खोई हुई पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए यानुंग जमोह लेगो का समर्पण
समर्पण बड़ा ही उल्लेखनीय रहा है। औषधीय जड़ी बूटियों के समृद्ध पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए भावी पीढ़ियों के लिए इसकी निरंतरता और सहज सुलभता को सुनिश्चित करने के लिए उनकी भूमिका बड़ी ही अहम रही है और उनके इसी महान काम के लिए यानुंग जमोह लेगो को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जी, तो अब ये हम गाना सुनवाएं या कोई टिप्पणी आपके हाथ में जो पढ़ के सुनाना चाहती हैं श्रोताओं की? गाना सुनते हैं। पहले गाना सुन लेते हैं। हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। सितम आज मुझ पर जो तुम ढा रही हो, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो, ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, मोहब्बत में आए न तुम पर बुराई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। हमें हुस्न की हर अदा है गवारा, हसीनों का गुस्सा भी लगता है प्यारा, उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा, उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा, इधर हमने भी जान कर चोट खाई, हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। करो खून तुम यूं ना मेरे जिगर का, बस इतवार का भी है तिरछी नजर का, यही प्यार को आजमाने के दिन है, यही प्यार को आजमाने के दिन है, किए जाओ हमसे यूं ही बेवफाई, हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। ओ अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। और एक कमेंट ले लेते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि लेगो ने पासीघाट से बताया, मैं पिछले 30 सालों से मरीजों का इलाज कर रही हूं। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने पर मैं बहुत खुश हूं। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। उन्होंने राज्य में विशेषकर सियांग क्षेत्र में पारंपरिक उपचार प्रणाली को पुनर्जीवित किया है। बिल्कुल। श्रोताओं की और भी कुछ टिप्पणियां हैं जो हर्बल चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं यानुंग जमोह लेगो के बारे में। एक श्रोता ने लिखा है कि कृषि निरीक्षक के रूप में पेशेवर शुरुआत करने वाली लेगो का असली लक्ष्य हर्बल चिकित्सा था, जिसका उन्होंने अपने पिता के साथ 15 साल के प्रशिक्षण के बाद गहन अभ्यास किया और पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय जड़ी बूटियों पर आधारित उनके उपचार लोगों को बहुत फायदा पहुंचाए।
जी। और एक और कमेंट लिखते हैं कि यानुंग जमोह लेगो ने ये सीख उनको अपनी माँ से मिली थी और एक पारंपरिक चिकित्सक थी उनकी माँ। उनके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। यानुंग जमोह लेगो जंगलों से जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में लगी रहती थी, जबकि उनके पति उनके कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। हालांकि जरूरत के समय जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में वो मदद करते थे। ये शुरुआत में आदि समुदाय को जैव संरक्षण के औषधीय संरक्षण और इसके लाभों के बारे में बताने के लिए बैठकें और अनौपचारिक शिक्षण अभियानों में संचालन किया करती थी। और आपने बताया था कि बिना व्यंजन के, बिना खाने के काम आगे नहीं बढ़ता है ना। जी। वैसे भी खाना शामिल ना हो जिंदगी में तो फिर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी जो चीजें, सारी कवायद खाने पीने के लिए तो जो इतनी गुफ्तगू हो रही है प्यार मोहब्बत से, ये फीकी पड़ जाएगी, है ना। तो अब व्यंजन की बातें करते हैं और आज अपने श्रोताओं को, सखियों को और सखाओं को एक रेसिपी बताते हैं जिसे हम कहते हैं जोथा या उल्टा। उत्तर प्रदेश में खाया जाने वाला, ये उत्तर भारत में खाया जाने वाला ये खास तरह का डिश है। इसके लिए मतलब उल्टा बनाने के लिए सामग्री पहले बता देते हैं क्या क्या। 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप गुड़, 1 टेबलस्पून सौंफ पाउडर और 4 टेबलस्पून तेल, पानी जरूरत के हिसाब से। गुड़ को थोड़े पानी के साथ पिघलने के लिए छोड़ दें। अब एक बड़े परात में आटा ले लें। आटे में सौंफ पाउडर डालकर मिक्स कर दें। गुड़ पिघल जाए तो पानी में एकदम जब मिक्स हो जाए तो आटे में उसे अच्छी तरह से फेंट लें और एक मुलायम सा बैटर तैयार कर लें। बैटर सही बना है या नहीं ये जानने के लिए उसे एक पानी से भरे कटोरी में, बाउल में डालें। अगर अच्छी तरह से बना है तो वो ऊपर उठ जाएगा, मतलब एक ऐसे बूंद जैसा डाला तो ऊपर आ जाएगा। अब उसे 20 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब मीडियम फ्लेम पर तवा गरम कर दें। तवे को तेल से अच्छी तरह मतलब तेल तवे पर फैला दें अच्छी तरह से और गरम हो जाए और चम्मच की मदद से बैटर को तवे पर डालकर डोसे के जैसा फैला दें। एक तरफ सुनहरा हो जाए तो दूसरी तरफ भी अच्छी तरह पका लें। तैयार है स्वादिष्ट जोथा, और इसे उल्टा भी कहते हैं। दही के साथ या ऐसे ही आप खा सकते हैं और इसी तरह इसका नमकीन भी बनता है। जी। और एक और व्यंजन बताते हैं, वो है अलसी की एनर्जी बार। और इसकी सामग्री नोट कर लीजिए। इसमें चाहिए आपको आधा कप अलसी या फ्लेक्स सीड्स और 1/4 कप आपको चाहिए बादाम का पाउडर और 1/4 कप सफेद तिल और नारियल का बुरादा। अब 1 कप खजूर, उसके बीज निकाले हुए होने चाहिए। बिल्कुल। तो इसकी विधि नोट कर लीजिए। पहले सारी सामग्री को अलग अलग सूखा भून लीजिए। अब ठंडा होने पर खजूर छोड़कर बाकी सारी चीजें मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें, उसको दरदरा कर लें, बहुत ज्यादा पीसें मत। और खजूर के अलग छोटे छोटे टुकड़े करके रख लीजिए। अब एक बर्तन में सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लीजिए और मिश्रण को 10-12 भागों में बांटकर एनर्जी बार का आकार दें और तैयार है आपका स्वास्थ्यवर्धक एनर्जी बार। और कोई रेसिपी बताएंगे आप? जी बिल्कुल। और ये जो अभी आपने बताया इसको तो हम बनाकर बिल्कुल बनाएंगे और खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे और कोई मेहमान घर में आ जाता है तो। एक और रेसिपी है, वो है काठियावाड़ी दही तिखारी। तो इसकी सामग्री है, आप 1/4 कप गाढ़ा दही ले लीजिए। 4 टीस्पून उसमें तेल डालिए और तेल ले लीजिए और 8 लहसुन की कलियां होनी चाहिए जो आप काट के रख लीजिए लहसुन को, और आधा टीस्पून जीरा होना चाहिए। 2 साबुत सूखी लाल मिर्च, आधा टीस्पून कटा हुआ अदरक, 1 छोटा प्याज कटा हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लीजिए और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 2 टीस्पून किशमिश, 2 करी पत्ता, हरा धनिया सजाने के लिए। और अब एक भारी तले वाले पैन में तेल गरम करिए, उसमें लहसुन, जीरा, लाल मिर्च, अदरक डालिए और खुशबू आने तक अच्छे से भून लीजिए। अब प्याज और हरी मिर्च डालिए और प्याज सुनहरा होने तक भूनिए। धनिया पाउडर, हींग, हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और कसूरी मेथी डालिए। अच्छी तरह मिलाइए और सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लें। अब किशमिश और करी पत्ता डालें और मिक्स कर लें और दही डालें और अच्छी तरह से मिलाते हुए चलाएं। तैयार है काठियावाड़ी दही तिखारी। उसको ताजी धनिया के हरी पत्ती के साथ सजा के पेश करिए। साथ में ये गाना भी सुने। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने
देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसो, लेकिन जिस दिन तुझको देखा मन में फूली सरसों। हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। चंपा की डाल में अड़ी चुनरिया रांझे आन छुड़ाई, चंपा की डाल में अड़ी चुनरिया रांझे आन छुड़ाई। जिस रांझे को दिल दे बैठी उसको लगन कराई। हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। बुरा हो इन बैरनियों का कर बैठी नादानी, बुरा हो इन बैरनियों का कर बैठी नादानी। पहले आग लगा दी मन में, अब बरसाए पानी। हरे जोगी आरती अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कोई गाना सुनवाए या बोले बतियाएं। तो अब लेते हैं सखियों से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।